Hello everybody, I hope all are you doing great. This is Vani. Welcome back to my YouTube channel. So yes, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने CUET की इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम चैप्टर मतलब अपना यूनिट 1 स्टार्ट किया था हमने सबसे पहले। यूनिट 1 दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स हम अपना कंप्लीट कर रहे हैं। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुकी हूँ। पार्ट 3 हमारा रहता है। अब पार्ट 2 जो मैंने बनाया था उसमें कुछ टेक्निकल एरर रहा था, जिस वजह से वो पूरा रिकॉर्डिंग उसकी नहीं हुई थी। दैट्स वाई मैं यहाँ पर पार्ट 3 लेकर आ रही हूँ, अदरवाइज हमारा पार्ट 2 में वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता, राइट। तो पार्ट 3 आज हम यहाँ पर कवर करेंगे। कुछ जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे वो आज हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं। एंड एक दो टॉपिक हमारे और रहते हैं, लाइक नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है और पर्सनल इनकम, डिस्पोजेबल इनकम, तो प्राइवेट इनकम क्या है। वो जो टॉपिक्स है वो आपका अभी इस सिलेबस में इस साल ही ऐड ऑन हुआ है, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, पूरी डिटेल वीडियो, सो दैट आप उसको अच्छे से कवर कर सकोगे। क्योंकि क्लास 12th में वो जो टॉपिक्स थे वो रिड्यूस हो चुके हैं। पहले वो टॉपिक्स ऐड ऑन थे आपके सिलेबस में, लेकिन वो फिर हट गए थे और अब ये CUT के एग्जाम में आए हैं ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी जिसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो, राइट। आज हम नेशनल इनकम के कुछ जो टॉपिक्स रह गए थे हमारे, लाइक एक्सटर्नलिटीज क्या है, मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, वो हम कंप्लीट करने वाले हैं और जिसमें हम पूरा अपना यूनिट 1 कंप्लीट कर देंगे। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपके पास ये इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं बहुत सारी रिलेटेड मतलब इन्फॉर्मेशन आपको देती रहती हूँ। MCQs प्रैक्टिस भी हम वहां पर करते हैं, और भी कोई आपको क्वेरी है, कोई भी डाउट है, वो आप मुझसे डायरेक्ट जाकर पूछ सकते हो, राइट। सो नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक। एंड जो मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कवर कर दिया है वो आप जाकर देख लेना, उसके बाद ही आप पार्ट 3 पढ़ना, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उसका लिंक भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगी, प्लेलिस्ट भी मैं अलग से बना दूंगी। सो ये सब बातें थी, कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए। सो अपना चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, दैट इज एक्सटर्नलिटीज क्या होता है। सो बेसिकली व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज। तो एक्सटर्नलिटीज क्या है, ये गुड और बैड इम्पैक्ट होता है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का विदाउट पेइंग प्राइस और पेनल्टी फॉर दैट। मतलब बिना प्राइस और पेनल्टी पे किए बिना आप कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी होती है हमारी इकोनॉमी के अंदर जिसका गुड और बैड इम्पैक्ट पड़ता है, उसको ही एक्सटर्नलिटीज कहा जाता है। और ये जो एक्सटर्नलिटीज होती है पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज की, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी हम कैसे बोल सकते हैं, एजुकेशन। कोई पर्सन है जो कि एजुकेटेड पर्सन है, वो अपनी लाइफ तो इम्प्रूव करेगा ही, वो सिर्फ अपनी लाइफ इम्प्रूव नहीं करेगा, मतलब अपना तो वो इम्प्रूवमेंट लाएगा, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेस करेगा, साथ ही साथ वो हमारी इकोनॉमी हमारी सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट करेगा। वो दूसरों को भी, अब कोई पढ़ा लिखा पर्सन है वो दूसरों को भी पढ़ाएगा, वो एजुकेटेड पर्सन है तो वो इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएगा, प्रोडक्टिविटी उसकी इनहैंस होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। तो इससे क्या हो रहा है, बिना कुछ पे किए हमें ये सब चीजें भी मिल रही हैं, राइट। जैसे यहाँ पर बोला है कि एजुकेटेड पॉपुलेशन जो है वो डिसीजन मेकिंग अच्छा लेकर आएंगे, क्राइम रेट्स कम होंगे, सोसाइटल डेवलपमेंट ज्यादा होंगे। तो इसमें कुछ आपने पे तो नहीं किया, जब आपको पे करने से आपको ये सब चीजें मिल रही हैं, ऐसा तो नहीं है, तो आपको वो ऑटोमेटिकली मिल रही है। मतलब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी इकोनॉमी में ऐसी हो रही है जिसके वजह से हमें क्या है, एक अच्छा इंपैक्ट मिल रहा है बिना उसको प्राइजेस को पे किए बिना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। ऐसी ही नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज की भी बात है कि कोई फैक्ट्री है जो कि स्मोक रिलीज करती है, वहां पे प्रोडक्शन होता है, स्मोक रिलीज होता है, हार्मफुल गैसेस वहां पर रिलीज होती हैं, वो हमारी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करती है, जो वहां पर के आसपास लोग जहां पर रहते हैं, जिससे क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, मेडिकल कॉस्ट हमारी बढ़ रही है। हम उस इवन तो बेनिफिट्स भी हो रहे हैं उस प्रोडक्शन के, लेकिन सोसाइटी जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बियर कर रही है। अब आप उसके लिए कुछ प्राइजेस नहीं दे रहे हो, आप उसके लिए कुछ पेनल्टी नहीं दे रहे हो, फिर भी आपको वो चीजें मिल रही हैं, वो कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी की वजह से। तो ये कैसे एक्सटर्नलिटीज हुई, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। इसका हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी का और एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। लेट्स से कि आपके नेबर ने अपने गार्डन में फ्लावर्स ग्रो किए हैं। अब उन फ्लावर को ग्रो करने से आपने उसको कुछ पैसे नहीं दिए, आपको उनसे कुछ मिल नहीं रहा है इन द सेंस हम बोल सकते हैं उसके कुछ पैसे तो नहीं दिए, या फिर आपने बोला नहीं कि आप ऐसा करो, उन्होंने ग्रो किया, लेकिन आपको उससे क्या है, एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, आपको एक फ्रूटफुल एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो उससे हो क्या रहा है, आपको पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आपको आ रही है, मतलब आपके कुछ पेनल्टी और प्राइजेस पे किए हुए ना आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नलिटीज बोलते हैं। तो बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्सटर्नलिटीज के बारे में, इससे रिलेटेड MCQ पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बनता है, व्हाट इज एक्सटर्नलिटीज, राइट। सो ये आपको पढ़ना होगा। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। हम यहाँ पे बात करते हैं मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बेसिक 3 मेथड्स होते हैं।
तो पहला मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। अब एग्जाम में आपसे जैसे आपको कोई मेथड बोल दिया कि इसका दूसरा नाम क्या है, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं और आते भी हैं, तो वो आपको मेथड्स के जो डिफरेंट नेम्स है वो पता होना चाहिए, राइट। तो वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या करते हैं, जब हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं, वैल्यू एडिशन ऑफ ईच प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस, मतलब प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस में ईच लेवल पर कितनी वैल्यू ऐड हुई है हमारी इकोनॉमी में, उसकी टर्म्स में जब हम मेजर करते हैं नेशनल इनकम को, तो हम किसके थ्रू करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू। कि पूरा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, उस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो ईच स्टेप में जो भी वैल्यू ऐड हो रही है, उन सबको मिलाकर हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं उसके थ्रू, ठीक है, एक अकाउंटिंग ईयर में। और इस मेथड को इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी कहा जाता है और नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। अब वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करने का हमारे पास, जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने, वैल्यू एडेड मेथड आल्सो कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड। तो आपके सारे नाम याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि इससे एमसीक्यूज बनते हैं। तो अगर हम बात करें वैल्यू एडेड की, तो वैल्यू एडेड का जो फॉर्मूला है बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड से जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो एग्रीगेट निकल कर आता है वो जीडीपी एमपी निकल कर आता है। ये आपको पता होना चाहिए, इससे भी एमसीक्यू बनता है कि जब वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास एग्रीगेट क्या आता है, हमारे पास क्या आता है, जीडीपी एमपी। इस जीडीपी एमपी से हमें क्या निकालना होगा, नेशनल इनकम निकालना होगा, जैसे हम कन्वर्जन करते हैं, जो मैं पीछे बता चुकी हूँ। तो जीडीपी एमपी मतलब वैल्यू एडेड को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। आउटपुट की वैल्यू में से, फॉर एग्जाम्पल आपने शर्ट बनाई है, ठीक है, आउटपुट की वैल्यू, शर्ट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1000 रुपए। और इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब जो उसका रॉ मटेरियल, जो उसका कुछ भी है, तो जब इसमें शर्ट में जो कपड़ा लगा, लेट्स से हम बोल सकते हैं कपड़ा, रील, ये सब लगी है, कुछ भी कॉस्टिंग आई है रॉ मटेरियल में, वो आपके ये सपोज 200 रुपीज, तो 800 रुपए जो है वो क्या है आपका वैल्यू एडिशन। ये कैलकुलेट होगा हमारा किसमें, नेशनल इनकम के अंदर, क्योंकि हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। तो वैल्यू एडेड का फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकालेंगे, अब वैल्यू ऑफ आउटपुट या तो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा, या फिर आपको क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर के जो भी आउटपुट है उनकी वैल्यू को प्लस करेंगे, इंटरमीडिएट कंजप्शन से माइनस कर देंगे। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट या तो ऐसे गिवन होगा, या फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट को भी हमें निकालना होता है। वो कैसे निकालते हैं, सेल्स गिवन होगा प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सेल्स में चेंज इन स्टॉक को एड ऑन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल कर आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट को वैल्यू में रखेंगे। इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होती है, जो भी F4 FOP से जो भी अलग हमारे पास फैक्टर्स बचे, नॉन फैक्टर इनपुट्स बचे हैं, वो सब के हमारे पास इंटरमीडिएट कंजप्शन, जैसे कि हम रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, और इसको रॉ मटेरियल में से माइनस कर देंगे, मींस इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, वैल्यू एडेड निकल कर आएगा, दैट इज जीडीपी एमपी निकल कर हमारे पास आता है। उसके बाद हम यहाँ पर किससे पर शिफ्ट होंगे, नेशनल इनकम अगर हमें निकाला, एनएनपीएफसी निकालेंगे, ग्रॉस से नेट, डोमेस्टिक से नेशनल और एमपी से फैक्टर कॉस्ट पर, राइट। तो ये हमारा वैल्यू एडेड पहला मेथड था जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये सब चीजें। जिसको कोई डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर या फिर कमेंट सेक्शन में पिन कर दो मेरे को, सो दैट मैं आपका आंसर उस पर पक्का दूंगी, जो भी आपका क्वेश्चन क्वेरी रहती है, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रिकॉशंस क्या रहते हैं जब हम वैल्यू एडेड मेथड को कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखकर चलनी होगी। पहली चीज, जो भी सेल एंड परचेज सेकंड हैंड गुड्स का, वो हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं करते हैं। सेकंड हैंड गुड्स जो बेचे गए हैं, खरीदे गए हैं, हमारी इकोनॉमी के अंदर सेकंड हैंड गुड्स खरीदते बेचते हैं, तो उनको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। प्रिकॉशन से रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं, क्या चीजें इंक्लूड होंगी नेशनल इनकम में, क्या चीज इंक्लूडेड नहीं होंगी। कमीशन जो अर्न किया जा रहा है सेकंड हैंड गुड्स के ऊपर, जो बेचा खरीदा वो तो इंक्लूड नहीं होगा वैल्यूज की, लेकिन जो उसके ऊपर कमीशन है, कमीशन तो पहला नया ही कमीशन होगा ना, तो वो कमीशन इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में वैल्यू एडेड के एस्टिमेशन में, क्योंकि कमीशन क्या है, रिवॉर्ड है जो सर्विस आपने दी है। इंटरमीडिएट गुड्स वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी रिफ्लेक्ट कर चुके हम जब रिफाइनर गुड्स की वैल्यू आई थी। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजप्शन इज टेकन इनटू अकाउंट, जो भी इम्प्यूटेड वैल्यू होती है, इम्प्यूटेड वैल्यू हम बोल सकते हैं जो भी चीजें हम सेल्फ प्रोडक्शन, सेल्फ कंजप्शन के लिए जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, वो चीजें इंक्लूड होती हैं, वो हम अकाउंट में लेते हैं। अगेन क्योंकि जो गुड्स हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं मार्केट के लिए, फॉर एग्जांपल वीट प्रोड्यूस हो रही है, कंज्यूम कर रहे फार्मिंग फैमिलीज देमसेल्फ, मतलब फार्मिंग फैमिली है, उसने वीट प्रोड्यूस किया और उसने खुद के लिए कंज्यूम कर रहा है। अब वो मार्केट में तो प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, मार्केट में तो उसकी कुछ वैल्यू एडेड हो रही है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमने अपने कंजप्शन के लिए करा
किया है तो हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता, उसको भी इंक्लूड करेंगे। ऐसे इम्प्यूटेड रेंट, मतलब ऑनर का हाउस है, ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस है, वो भी हम इंक्लूड करेंगे। मतलब क्यों? क्योंकि अब मेरा घर है और मैंने वो रेंट पे नहीं दिया है, मैं उसमें खुद रह रही हूँ, लेकिन अगर मैं उसको देती हूँ तो उसकी कुछ रेंटल वैल्यू तो होती है ना, तो वो रेंटल वैल्यू को हम इंक्लूड करेंगे, इम्प्यूटेड रेंट हम इंक्लूड करेंगे। सेल्फ ऑक्यूपाइड हम ये मैटर नहीं करता वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है फिर रेंटेड आउट है, कुछ रेंटल वैल्यू है जो जिसको हम इंक्लूड करेंगे किसमें? नेशनल इनकम में, राइट। नेक्स्ट सर्विस फॉर सेल्फ कंजप्शन, जो भी सेल्फ कंजप्शन के ऊपर सर्विसेज होती हैं वो कंसिडर हम नहीं करते हैं व्हाइल एस्टिमेटिंग वैल्यू एडेड, जब हम वैल्यू एडेड का एस्टिमेट करते हैं, सिंपली बिकॉज ये डिफिकल्ट है कि हम मार्केट वैल्यू को उसमें एस्टिमेट कर सके। जैसे कि हाउस वाइफ की सर्विस को हम इंक्लूड कर सकते हैं, मदर जो हमारे लिए हेल्प करती है, मदर जो हमारे लिए कुकिंग करती है, वो सब चीजें हम इंक्लूड कर सकते हैं। कैसे हम क्या मार्केट वैल्यू निकालेंगे? तो वो सब चीजें इंक्लूड नहीं होंगी, उनका हम एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। तो ये वो प्रिकॉशंस है जब हमें याद रखने हैं जब हम वैल्यू एडेड को कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो ये था हमारा वैल्यू एडेड मेथड का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हमारा जो मेथड आता है दैट इज इनकम मेथड। अब इनकम मेथड में क्या होता है? इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे? बेसिकली जितनी भी हमारी इकोनॉमी में जितनी भी इनकम है उन सबको प्लस करेंगे, जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है हमारी इकोनॉमी में 4 FOPs होते हैं, 4 FOPs के ऊपर 4 हमारे पास इनकम जनरेट होती है। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। अब लैंड के ऊपर क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट, राइट। अब इन सारी इनकम को हम प्लस करेंगे और जिससे हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे, सबकी इनकम को कैलकुलेट कर लेंगे। तो इनकम मेथड को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं और फैक्टर पेमेंट मेथड भी कहा जाता है इनकम मेथड को। तो ये इसके डिफरेंट नेम हो गए। इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट होती है? फैक्टर पेमेंट्स की टर्म्स में एस्टिमेट की जाती है, जो भी ऑनर्स होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन के एक अकाउंटिंग ईयर में। एक अकाउंटिंग ईयर में जो भी फैक्टर प्रोडक्शन के ऑनर हैं उनकी जो भी फैक्टर पेमेंट उनको मिली है उसकी टर्म्स में इसको नेशनल इनकम को एस्टिमेट करते हैं। अब अगर हम बात करें फैक्टर इनकम की, तो हमारे पास टाइप ऑफ फैक्टर इनकम है। पहला क्या है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। अब इसकी हेडिंग बना दी, ये ही सब चीजें हैं लेकिन उसकी अलग से एक हेडिंग बना दी है। पहला क्या आएगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। जो भी बच्चे को चाहिए इनकम है वो किसमें आएगी? मिक्स्ड इनकम में। और कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में क्या होगा? जो भी वेजेस हुई, सैलरीज हुई या फिर पेमेंट इन काइंड, मतलब फ्री अकोमोडेशन दे दिया है कि मतलब किसी की जॉब है तो उसको रहने के लिए फ्री घर दे दिए, हेल्थ इंश्योरेंस उसको दे दिया, तो जो भी चीजें हैं वो पेमेंट इन काइंड में आएगा, वो इंक्लूड करेंगे। पेंशन और रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के ऊपर जो भी पेंशन मिलती है वो इंक्लूड होती है, लेकिन जो ओल्ड एज पेंशन होती है वो इंक्लूड नहीं होती है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, जो भी एम्प्लॉयर्स ने कंट्रीब्यूट करा है सोशल सिक्योरिटी में वो हम इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे एक होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, तो एम्प्लॉयर्स के कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड किया जाएगा, नॉट एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, राइट। तो ये आएगा हमारा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयर्स में। प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस में, ऑपरेटिंग सरप्लस हमारे पास क्या आएगा? जो भी ये वाली इनकम होगी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब हमें पता रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। रेंट किस पे मिलता है हमको? लैंड के ऊपर इंटरेस्ट, कैपिटल पर प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर पे। तो ये तो हो गया हमारे पास कौन सा वाला पार्ट? लेबर वाला पार्ट। तो लेबर वाला पार्ट किसमें जाएगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में। तो ये इसमें कुछ या डायरेक्टली आपको गिवन होगा या फिर इन फॉर्म में गिवन होगा, इन सबको ऐड करेंगे। ये जो बची हुई 3 फैक्टर पेमेंट है वो हमारी इसमें आएंगे ऑपरेटिंग सरप्लस में। तो रेंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट भी या तो डायरेक्टली गिवन होगा या फिर आपको कैसे गिवन होगा? डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये अलग अलग गिवन होगा, इन सबको प्लस करेंगे तब हमारे पास प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो ये आएगा हमारा कौन सी हेडिंग है? ऑपरेटिंग सरप्लस में। लास्ट जो मिक्स्ड इनकम होती है, मिक्स्ड इनकम में कौन सी इनकम होती है? जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, जैसे सपोज मेरा कुछ बिजनेस है, मैं अपना कुछ बिजनेस करती हूँ, तो मेरी इनकम इनमें इसमें तो नहीं आएगी, ना तो मुझे सैलरी मिलती है, ना मेरा कोई इंटरेस्ट है, ना प्रॉफिट है, ना रेंट है। तो मेरी क्या इनकम है? जो कौन सी इनकम है? जो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की इनकम होती है वो किस में जाएगी? मिक्स्ड इनकम में जाएगी। इन सबको टोटल करेंगे तब हमारे पास क्या निकल कर आएगा? नेशनल इनकम का हमारे पास एग्रीगेट निकल कर आता है, राइट। तो ये था हमारा इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या उसका फॉर्मूला रहता है। प्रिकॉशंस, अगेन प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट है और क्या क्या प्रिकॉशंस रहते हैं। ट्रांसफर अर्निंग को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जो भी वन साइडेड अर्निंग होती है, ट्रांसफर अर्निंग, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन हुई, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस हुए, स्कॉलरशिप्स हुई, ये सब इंक्लूड नहीं की जाती है नेशनल इनकम के अंदर, ये याद रखना है। इलीगल एक्टिविटी से जो भी इनकम जनरेट हो रही है, लाइक थेफ्ट, चोरी करी है, गैम्बलिंग करी है, ये सब इंक्लूड नहीं होती नेशनल इनकम में, ये आपको याद रखना है। ब्रोकरेज ऑन सेल एंड परचेज ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स इज टू बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, जो भी ब्रोकरेज फीस होती है, जो भी
इमिडिएटर्स होते हैं जो भी सेल एंड परचेस करते हैं शेयर्स का, बॉन्ड्स को, उनका वो रिवॉर्ड होता है, उनकी सर्विसेज का वो रिवॉर्ड क्या होता है, जो फैक्टर सर्विसेज का वो रिवॉर्ड होता है, जिस वजह से हम उसको इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में। इनकम इन टर्म ऑफ विंडफॉल गेन, जो भी विंडफॉल गेन हुए हैं, मतलब विंडफॉल गेन हम बोल सकते हैं कोई ऐसे गेन जो आपको पता नहीं था, वो बहुत ज्यादा अच्छे खासे गेन्स हुए हैं, वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं वैल्यू एडेड मेथड में, राइट। तो ये सब चीजें हैं जो हम इंक्लूड, सॉरी नॉट इन वैल्यू एडेड मेथड, इन इनकम मेथड में। तो ये सब चीजें, और हम बोल सकते हैं कि नेशनल इनकम में ये चीजें हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो आपको ओवरऑल भी याद रखने हैं और पर्टिकुलर मेथड्स के रिलेटेड भी अकॉर्डिंग याद रखने होंगे, राइट। तो ये प्रिकॉशंस थे जो हम इनकम मेथड या फिर नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मेथड जो आता है इसमें, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। अब एक्सपेंडिचर मेथड के भी कुछ अलग अलग नेम है। तो एक्सपेंडिचर मेथड को क्या बोला जाता है, नेशनल इनकम। यहां पर हम कैसे एस्टिमेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर, कि कितना खर्चा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए, जो भी हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई है अकाउंटिंग ईयर में, उसमें कितना खर्चा हुआ है, वो सारे खर्चे को हम ऐड करेंगे, तब हमारे पास क्या निकल कर आएगा, एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम। और यहाँ पर जो एग्रीगेट आता है वो क्या होता है, जीडीपी एमपी निकल कर आता है, राइट। और जो हमारा इनकम मेथड था उसमें जो हमारे पास एग्रीगेट निकल कर आता था वो आता था एनडीपी एमपी। उससे हमें कहाँ जाना है, एनएनपीएफसी पर, राइट। और यहाँ पर कौन सा निकल कर आएगा, जीडीपी एमपी। तो यहाँ पर हम नेशनल इनकम को कैसे एस्टिमेट करेंगे, जो भी खर्चा है पूरी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के लिए, उन सबको ऐड कर देंगे। एक्सपेंडिचर मेथड को हम कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट मेथड भी कहते हैं, फिर इनकम डिस्पोजेबल मेथड भी इसको कहा जाता है, राइट। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है इनकम मेथड का, तो इनकम मेथड में जो भी खर्चे हैं वो हमें क्या पता है, हमारी इकोनॉमी में जो कॉम्पोनेंट्स है एग्रीगेट डिमांड के, एग्रीगेट डिमांड बोल सकते हैं, एग्रीगेट डिमांड बोल लो या फिर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर्स बोल लो। तो हमारे पास जो कंपोनेंट है वो क्या है, सी प्लस आई प्लस जी, जो हम पढ़ेंगे आगे, प्लस एक्स माइनस एम, राइट। तो ये सब क्या है, खर्चे हैं। कंज्यूमर जो भी खर्चा करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, वो हम इंक्लूड करेंगे। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो भी प्रोड्यूसर खर्चा करते हैं वो किसमें आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है वो किसमें जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्स माइनस एम, मतलब नेट एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे। तो ये सारा हमारा खर्चा होगा जो कि हम इंक्लूड करेंगे किसमें, एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर, राइट। सो पहला आता है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो भी खर्चा करते हैं वो आएगा हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। जो कौन करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स कौन हुए, इंडिविजुअल्स हमारे हुए, हाउस होल्ड हुए, एनजीओज हुए, वो सब हमारा आ जाएगा किसमें, सी, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फिर आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जो भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, जो भी गवर्नमेंट ने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्चा किया है, वो सब हमारा किसमें जाएगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, जो भी खर्चा किया है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर, जो भी प्रोड्यूसर्स ने खर्चा किया है, प्रोड्यूसर्स वो खर्चा कर रहे हैं, ऐसा खर्चा किया है फाइनल गुड्स के ऊपर जो भी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर रहे हैं। लेट्स से प्रोड्यूसर्स ने मशीन खरीदी और मशीन का जो वो यूज कर रहे हैं वो फर्दर उससे प्रोडक्शन करेंगे, फर्दर उसको प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज करेंगे, तो वो प्रोड्यूसर को कैसा खर्चा हुआ, इन्वेस्टमेंट करा है उन्होंने, तो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में जाएगा। नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट, मींस एक्स माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर देंगे तो हमारा इसमें जाएगा। इन सबको हम ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या निकल कर आता है, फाइनल एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला रहता है। इन्वेस्टमेंट भी हमें पता है, इसमें हमें क्या देखते हैं, हमने जैसे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इन्वेस्टमेंट जो है टू टाइप्स की होती है, एक होती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और एक होती है हमारे पास इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। अब अगर हम बात करें फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो भी फिक्स एसेट्स के ऊपर खर्चा किया जाता है, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कौन सी होती है, जो भी क्लोज इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हम डायरेक्टली निकाल लेंगे क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करके, राइट। अब जो भी खर्चा होता है फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर वो हमारा किस में जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। अब फिक्स्ड एसेट्स कैसे, जो भी बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हुई या फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करी है हाउस होल्ड्स ने, जैसे हाउस कंस्ट्रक्ट किया है, या फिर पब्लिक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो भी मतलब गवर्नमेंट ने खर्चा किया है रोड्स को, डैम्स को, ब्रिजेस को कंस्ट्रक्ट करने में, तो ये सब किस में जाएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास क्या निकल आएगा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, वो हम इंक्लूड करते हैं उस मैथड में। फिर हमारे पास उस मैथड से जीडीपी एमपी निकल कर आता है, जो कि हम जिससे एनएनपीएफसी पर कन्वर्जन करेंगे, राइट। तो ये बेसिक फॉर्मूला था जो कि आपको याद रखना है। अब कुछ पॉइंट्स इसमें रहते हैं विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर इससे एमसीक्यूज आते हैं
तो भी इंपॉर्टेंट है। और अगेन अगर हम बात करें 12th क्लास के मतलब अगर पूरे अच्छे खासे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीयूटी के लिए एक बार को आप लीव भी कर सकते हो, इतना कुछ इसमें मतलब पढ़ना तो आपको होगा लेकिन इतना डिटेल में नहीं जाना होगा। तो अगर हम बात करें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की, कैपिटल फॉर्मेशन को एक बार समझ लो, इसको कैपिटल फॉर्मेशन को हम इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम कैसे निकालते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसको हम एनडीपीएफसी भी एनडीसीएफ बोलते हैं, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ऐसे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। थर्ड फॉर्मूला है इसका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन प्लस चेंज इन स्टॉक। ये तो हमारे पास क्या हो गया, पूरा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये डिफरेंट फॉर्मुलाज हो गए एनडीपी एनडीसीएफ के, मींस नेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के, राइट। तो ये हमारे पास पूरा डिटेलिंग था। अब हम बात करें इसकी प्रिकॉशंस की, एक्सपेंडिचर मेथड की। तो पहला प्रिकॉशंस क्या होता है इसमें कि सिर्फ हम जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया है, हमने फाइनल गुड्स के ऊपर जो खर्चा किया है वो ही हम इंक्लूड करेंगे नेशनल इनकम में। जो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर खर्चा वो इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि इससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। एक चीजों को हम दो बार इंक्लूड कर देंगे, जिस वजह से वो नहीं किया जाएगा। सेकेंड हैंड गुड्स को हम के ऊपर जो भी खर्चा है सेलिंग परचेसिंग की है वो हम इंक्लूड नहीं करते हैं, हम लास्ट पढ़ चुके हैं। शेयर एंड बॉन्ड्स भी इंक्लूड नहीं होंगे हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये एक पेपर क्लेम होता है, जो कि प्रोडक्शन, ये पेपर क्लेम एक पेपर है, इसकी कुछ प्रोडक्शन थोड़ी हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ये भी इंक्लूड नहीं होता। जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स होता है गवर्नमेंट ने करा, लाइक ओल्ड एज पेंशन हुई, स्कॉलरशिप्स हुई, वो भी इंक्लूड हम नहीं करते, क्योंकि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है वो कोई एडिशन नहीं करती है हमारी इकोनॉमी के अंदर, कोई भी वैल्यू एडिट नहीं करती है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस रहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के लिए। सो ये हमारा पूरा टॉपिक था जो कि कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 में पूरा अच्छे से कंप्लीट कर चुकी हूँ। जिसने अभी तक नहीं देखी है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लो जाकर, क्योंकि बहुत डिटेलिंग में मैंने इसमें पढ़ाया हुआ है। फ्री में आपको सब चीजें पूरी सीयूटी की सीरीज में जैसे मैंने स्टार्ट की हुई है वो पूरा आपको लेक्चर मिलेगा। मैक्रो मैंने पहले स्टार्ट किया, फिर हम माइक्रो स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड इसमें अब मेरा एक पार्ट रहता है नेट डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम। तो ये कुछ टॉपिक छोटे छोटे रहते हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको ले आऊंगी, और क्योंकि मैं इसके लिए अलग से पूरा लेक्चर बनाऊंगी, क्योंकि ये आपके लिए एक नया टॉपिक रहने वाला है, राइट। सो यस, जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी। सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।